हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग प्लेटो का साम्यवाद समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, जिसकी कई सारी थ्योरीज पूछी जाती हैं हमारे एग्ज़ाम में, जैसे कि प्लेटो का न्याय क्या है, प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो क्या है, जिस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुकी हूँ। आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हो, बाकी इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोडेड हैं। तो प्लेटो का साम्यवाद भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज के सेशन में हम लोग इसे ही समझने वाले हैं। जो डिस्कशन का स्ट्रक्चर रहेगा, जैसा कि मेरा हमेशा रहता है, पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसे हम भूमिका कहते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। ओके, इसके जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कम्युनिज्म या साम्यवाद है वो प्लेटो ने साम्यवाद की थ्योरी क्यों दी, ये जो अवधारणा है साम्यवाद की वो प्लेटो ने क्यों दी, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण था प्लेटो के लिए। साथ ही साथ फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो साम्यवाद है प्लेटो का, वो उसको हम दो भाग में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। एक संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा पत्नियों का साम्यवाद जो परिवार का था, उसको हम समझेंगे अलग अलग डिटेल स्लाइड में। इसके बाद हम इसे आलोचना और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे निष्कर्ष को। तो ये हमारे डिस्कशन का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा आज का, ताकि आंसर राइटिंग में आपको हेल्प मिल सके। तो मैं लेक्चर को डिटेल में शुरू करूं उससे पहले देयर इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी एंड मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज़, प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके शेयर करने से, आपके लाइक एंड कमेंट से मुझे सपोर्ट मिलता है इस चैनल को ग्रो करने में, एंड सीरियसली इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। और आपके सपोर्ट और सहयोग से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हम 56K की हमारी एक स्ट्रॉन्ग यूट्यूब फैमिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड मेरा टारगेट है इसको 1 लाख करना, और आई होप कि आप मुझे इसके लिए सपोर्ट करेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो प्लेटो आपको पता है कि प्राचीन यूनानी दार्शनिक हैं, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी में बहुत सारी अवधारणाएं दी हैं, न्याय, शिक्षा व्यवस्था, साम्यवाद। रिपब्लिक जो इनकी रचना है, जिसमें ये आदर्श राज्य का वर्णन करते हैं प्लेटो, इस पुस्तक में ही या इस रचना में ही ये आदर्श राज्य को इस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापना करने के लिए इनमें से साम्यवाद को भी महत्वपूर्ण माना। ओके, प्लेटो मानता है कि जो श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था है, ओके, उसके बाद जो एक आदर्श राज्य के स्थापना में जो दुर्बलताएं आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, वो दो ही हैं, संपत्ति और परिवार। तो हमने प्लेटो ने कहा कि आदर्श राज्य के लिए हमने श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था की तो वर्णन कर दिया कि हाँ, जो शिक्षा व्यवस्था है वो इस प्रकार की होनी चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ बाधाएं आ सकती हैं, वो है संपत्ति और परिवार से रिलेटेड, और इन दोनों का समाधान हमें निकालना पड़ेगा प्लेटो के अकॉर्डिंग। ओके, तो प्लेटो ने समाधान क्या निकाला कि हम साम्यवाद कर दे रहे हैं संपत्ति और परिवार का। सो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स ही जो सल्यूशन निकाला गया, जो समाधान निकाला गया प्लेटो के द्वारा, ताकि एक आदर्श राज्य की स्थापना किया जा सके और वहाँ पर न्याय लाया जा सके। तो प्लेटो कहता है कि जो न्याय, हम एक आदर्श राज्य में न्याय तभी ला सकते हैं जब ये संरक्षक वर्ग संपत्ति ना रखे। अब ये संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग क्या है, आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर दूं। हालांकि मैं ये मानकर चलती हूँ कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अभी तक पता है। ओके, तो आपको पता है कि प्लेटो ने जो आत्मा है उसके गुणों के अकॉर्डिंग आत्मा के 3 गुण बताए गए प्लेटो के द्वारा, जैसे कि तृष्णा, साहस और ज्ञान। इन 3 आत्मा के गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज को 3 भागों में डिवाइड किया, 3 वर्ग में। जैसे पहला दार्शनिक राजा, जिसमें क्या होगा, बुद्धि होगी, ओके, ज्ञान होगा। दूसरा संरक्षक, जिसमें साहस होगा, वो राज्य की रक्षा का कार्य करेगा। और तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग, जिसमें तृष्णा
उसका क्या है, तृष्णा उसका गुण है उसकी आत्मा का, और वो जरूरी सेवाएं प्रदान करेगा आदर्श राज्य में। तो ये 3 वर्ग हो गए। इसमें से ये जो 2 वर्ग हैं, दार्शनिक राजा और जो संरक्षक, इनको अभिभावक वर्ग बोला गया है, किसके द्वारा, प्लेटो के द्वारा। और जो साम्यवाद की अवधारणा है प्लेटो की, वो इन 2 वर्गों पर लागू होती है। क्योंकि उत्पादक वर्ग में अगर तृष्णा है तो और वो ज़रूरी सेवाएं प्रदान करेगा, उत्पादन करेगा, तो उसके लिए तो उसे संसाधन चाहिए होंगे ना। तो संसाधन चाहिए होंगे तो उसे प्रॉपर्टी चाहिए होगा, राइट। तो जो साम्यवाद की अवधारणा है प्लेटो की, वो इन 2 वर्गों पर लागू होती है। इस बात को क्लियर रखिएगा आप लोग। तो इन्हीं 2 वर्गों को बोला जाता है अभिभावक वर्ग। ओके, तो यहाँ पर प्लेटो ने कहा कि न्याय हम तभी ला सकते हैं जब ये अभिभावक वर्ग संपत्ति ना रखे और अपना परिवार ना रखे। तो इसने साम्यवाद की अवधारणा दी इस तरीके से, क्योंकि जो भूख का जो संपत्ति है ना, एक प्रकार से ये जैसे भूख का प्रतिनिधित्व करती है। देखो अभी आप आज के ज़माने में भी देख लो, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखो, जैसे करप्शन क्यों होता है। आप देखोगे करप्शन का बहुत बड़ा कारण होता है जो प्रॉपर्टी के प्रति जो लालच होना। दूसरा और भी संघर्ष का कारण भी बनता है, संपत्ति संघर्ष का मूल कारण बनता है। ओके, तो आइए हम कुछ स्टेटमेंट्स ले लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपके आंसर राइटिंग की क्वालिटी इन्हेंस करेंगे। जैसे कि बारकर कहता है कि जो संरक्षकों के बीच पारिवारिक जीवन को समाप्त करना इस प्रकार उनके निजी संपत्ति के त्याग करने के लिए आवश्यक उपसिद्धांत है। ओके, तो बारकर लिखता है कि प्लेटो के लिए ज़रूरी था कि वो इस पारिवारिक जीवन को समाप्त करे, और पारिवारिक जीवन को समाप्त करेगा उसके लिए निजी संपत्ति को भी त्यागना पड़ेगा। तो ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे के लिए को पूरक बन रहे हैं। डनिंग का एक स्टेटमेंट है कि जो संपत्ति, जो निजी संपत्ति है और पारिवारिक संबंध है, वो सभी समुदायों में क्या है, असहमति का कारण बनते हैं, लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं। आप पुरानी जो भी बैटल की स्टोरीज़ होती हैं ना, जो भी संघर्ष हुए हैं कई समुदायों में, उनमें आप देखोगे कि या तो वो अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन करेंगे, ओके, बढ़ाएंगे, तो वो संपत्ति में आएगा, या पारिवारिक संबंधों को लेकर या वैवाहिक संबंध को लेकर ही उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते थे। तो ये प्रमुख स्रोत था। और ये इस जो प्लेटो है उसने निजी संपत्ति और पारिवारिक संबंध जो है इसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया था कि भाई संघर्ष का ये मूल कारण होंगे, और इसीलिए आदर्श राज्य में इन दोनों को मान्यता नहीं मिली अभिभावक वर्ग के लिए। ओके, तभी तो आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है, और जो न्याय की अवधारणा प्लेटो के द्वारा दी गई वो तभी लाया जा सकता है आदर्श राज्य में जब हम अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति और पारिवारिक जीवन का साम्यवाद करेंगे। सबाइन का एक और स्टेटमेंट है प्लेटो के साम्यवाद को लेकर कि जो प्लेटो है वो संपत्ति से जो अहितकर प्रभाव होते हैं उससे भली भांति परिचित था, क्योंकि उसने एथेंस में जो करप्शन है, जो राजनीतिक व्यवस्था में करप्शन था, उसको बहुत अच्छे से देखा था और एनालाइज किया था। और इसी कारण प्लेटो बहुत अच्छे से जानता था कि अगर अभिभावक वर्ग या जो सरकार है, जो दार्शनिक शासक रहेंगे, अगर वो संपत्ति रखेंगे और अपना परिवार रखेंगे तो उसके अहितकर प्रभाव तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और करप्शन को फिर कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, आदर्श राज्य कभी नहीं स्थापित किया जा सकता। तो इसीलिए इस बुराई को दूर करने के लिए उसने संपत्ति को ही समाप्त कर दिया। मतलब प्लेटो को कोई और रास्ता ही नहीं दिखा। इस जो ये दुर्बलताएं हैं संपत्ति और परिवार, इनसे शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग विचलित हो सकता था, इसीलिए प्लेटो ने इसे समाप्त कर दिया। तो ये एक भूमिका हो गई, और जिसमें हमने कई सारे स्कॉलर्स की स्टेटमेंट को भी इंक्लूड कर दिया, जिससे कि हमारी आंसर राइटिंग की क्वालिटी इन्हेंस हो जाए। तो ये भूमिका आप कर सकते हो। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो शासक वर्ग और सहायकों के लिए है, जो सैनिक हैं, ये उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। और इन दोनों को ही मिलाकर ये संरक्षक या गार्जियन क्लास कहता है। और दूसरा,
संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद, अगर राज्य में एकता सुरक्षित रखनी है तो ये दोनों बाधक बन रहे थे और इसीलिए प्लेटो ने इसे समाप्त करने की बात करी, मतलब साम्यवाद की बात करी। अब आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे संपत्ति का साम्यवाद। भूमिका समझ में आई कि क्यों साम्यवाद प्लेटो के द्वारा लाया गया, क्यों संपत्ति और परिवार का साम्यवाद की जो अवधारणा है वो प्लेटो के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी। इतना समझ में आ गया। अब संपत्ति का साम्यवाद की अवधारणा समझते हैं। प्लेटो का मानना था कि जो निजी संपत्ति है वो सामाजिक विभाजन और संघर्ष का मूल कारण बनती है। आप इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। आप अपने आसपास देखिए, ज़्यादातर घरों में या परिवारों में या गांवों में या शहरों में, कहीं पे भी आप किसी भी समाज में देख लो, जो संपत्ति है ये बहुत बड़ा कारण बनती है संघर्ष का, लड़ाई झगड़े का। आप परिवारों में भी होता है, आप देखोगे कि बंटवारा हो रहा है, ये मेरा वो तेरा, इस तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो प्लेटो ने इसे बहुत भली भांति से परिचित था एथेंस में, जिस तरीके का करप्शन या जिस तरीके की अव्यवस्था वहाँ पे उस समय हो रही थी और एथेंस प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर प्लेटो ने एनालाइज़ किया कि जो समाज है उसमें निजी संपत्ति सबसे बड़ा कारण बन रही है सामाजिक विभाजन और संघर्ष का। तो प्लेटो का प्रस्ताव क्या आया कि जो शासक वर्ग मतलब दार्शनिक राजा है और दूसरा रक्षक वर्ग जो योद्धा होंगे जिनमें साहस होगा, ये दो वर्ग कोई निजी स्वामित्व नहीं रखेंगे। इसका क्या, निजी स्वामित्व नहीं होगा मतलब कॉमन प्रॉपर्टी होगी इनकी। वे भोजन, आवास और अन्य आवश्यक वस्तु साझा करेंगे। इन्हें धन या संपत्ति जमा करने की अनुमति नहीं होगी आदर्श राज्य में। राइट। अब आपको पता है ना कि जो आइडियल स्टेट या आदर्श राज्य प्लेटो के द्वारा दिया गया वो एक अभी क्या थी, कल्पना ही थी, एक विचार ही थे। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्लेटो ने अपने विचार दिए कि एक आदर्श राज्य बनाया जाना चाहिए जिसमें इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। ओके, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। और उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव तो दे दिया कि क्या क्या होना चाहिए। उद्देश्य था कि इस तरीके से लोभ और भौतिकवाद को हम समाप्त कर देंगे। ये किसमें, जो ये अभिभावक वर्ग है उस पे। सामाजिक एकता को सुनिश्चित करेंगे और समाज में सामंजस्य को बढ़ाएंगे। शासकों को सत्ता के दुरुपयोग से रोकना। अब देखो, जो शासक वर्ग हैं, ओके, जो शासन में है, जो सरकार में है, स्वाभाविक सी बात है उनके पास बहुत सारी पावर होती है, शक्ति होती है, अथॉरिटी होती है। वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं अपनी निजी संपत्ति बनाने में। और यही चीज़ें, अब सत्ता का दुरुपयोग किस चीज़ से होता है? करप्शन करके। ओके, आप देखोगे कि किस तरीके से लोग करप्शन करके अपनी जो निजी संपत्ति है उसको बढ़ाते हैं। तो इस प्लेटो का उद्देश्य यही था कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो, इसीलिए हम निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखेंगे आदर्श राज्य में। तो संपत्ति का साम्यवाद क्लियर हुआ। दूसरा आ जाते हैं जो पत्नियों या परिवार का साम्यवाद था, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या थे? एक तो इससे प्लेटो का मानना था कि जो सर्वोत्तम संतान पैदा होगी। ओके, इसके बाद से व्यक्तिगत लगाव और ईर्ष्या को कम करना। परिवार में आप देखोगे बहुत ये जो चीज़ें होती हैं ना, इमोशन, अटैचमेंट, और इस चीज़ को लेकर जो व्यक्तिगत लगाव और ईर्ष्या होती है, इसकी वजह से भी संघर्ष होता है। ओके, लड़ाई झगड़े होते हैं, अव्यवस्था आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और परिवार भी बहुत बड़ा कारण है, स्रोत है करप्शन का। लोग किस लिए करप्शन करते हैं और निजी संपत्ति बढ़ाते हैं? अपने परिवार के लिए। तो यहाँ पर प्लेटो ने कहा कि जो पुरुषों और महिलाओं का जो प्रजनन होगा, इसके लिए राज्य चयन करेगा, ताकि हम सर्वोत्तम जो बेस्ट जो संतानें हैं, जो न्यू जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, ओके, जो नई जनरेशन आएगी, ओके, वो सर्वोत्तम हो, उसमें वो सारे विशेष गुण हों। इसीलिए ये क्या होगा, पूरा एक तरीके से प्लान्ड होगा, जो राज्य के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। दूसरा, विवाह अस्थायी होंगे, और जो विवाह है वो सिर्फ क्या है, प्रजनन उद्देश्यों तक ही सीमित रहेंगे। इसके बाद माता पिता व बच्चों के बीच पहचान छुपाई जाएगी, और जो बच्चे होंगे, ओके, उनकी टेक केयर, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, उनकी देखभाल किसके द्वारा की जाएगी? राज्य के द्वारा की जाएगी, एक निर्धारित व्यवस्था के तहत।
ताकि उनको एक मतलब जिस तरीके से राज्य चाहे निर्धारित करे उस तरीके से उन्हें ढाला जा सके, शेप किया जा सके। ओके, तो उद्देश्य क्या है कि वही आनुवांशिक रूप से श्रेष्ठ नागरिक होंगे एथेंस के, और पारिवारिक स्वार्थ को राज्य के हितों से ऊपर उठने से रोकना। तो मतलब सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, राज्य का हित, और राज्य के हित के लिए ज़रूरी था कि ये परिवारवाद जिसे हम नेपोटिज्म कहते हैं, दूसरा जो निजी संपत्ति से करप्शन होता है, इन दोनों से हमें क्या करना होगा, इन दोनों को समाप्त करना होगा, तभी हम राज्य के हित को ऊपर रख पाएंगे। तो पारिवारिक स्वार्थ और जो करप्शन करते हैं निजी संपत्ति के लिए, अगर हम इन बुराइयों को दूर करना है तो साम्यवाद ज़रूरी था प्लेटो के लिए। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आई। तो ये तो हो गया प्लेटो की अवधारणा, चाहे वो साम्यवाद निजी संपत्ति को लेकर हो, चाहे वो परिवार को लेकर हो। अब इतनी जो चीज़ें यहाँ पर बातें की गई हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि लोग इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, स्पेशली जो इन्होंने ये परिवार का साम्यवाद या पत्नियों के साम्यवाद की अवधारणा प्लेटो के द्वारा दी गई है, इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना हुई। ओके, तो जो प्लेटो की साम्यवाद है निजी संपत्ति और परिवार का, उसकी आलोचना 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम लोग। अवास्तविक एंड कठोर, ये आपको भी रियलाइज़ हुआ होगा जब ज़्यादातर स्टूडेंट्स, मैंने जब उनको मतलब क्लासेस ली है, ओके फिज़िकल क्लासेस ली हैं, तो स्टूडेंट्स पूछते हैं ऐसे कैसे मैम पॉसिबल है, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है। तो भाई प्लेटो ने उस तरह उस टाइम पे, उस समय में जो राज्य की या समाज की परिस्थितियाँ थीं, स्थितियाँ थीं, उनको ध्यान में रखकर अपने विचार दिए। ये व्यवस्था एग्जिस्ट तो नहीं कर रही थी, प्लेटो ने अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी दी, अपने विचार दिए। तो आप इस तरीके से मत अपना ये मत सोचिए कि ये आपको भी जैसे मतलब पढ़ने के दौरान और समझने के दौरान ये एनालाइज हुआ या ये इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये कितना अनरियलिस्टिक है, ये कभी पॉसिबल नहीं है ऐसे इस तरीके से कि परिवार का साम्यवाद हो जाए, तो अनरियलिस्टिक लगता है। ओके, तो उसी तरीके से जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये अवास्तविक है और कठोर है। ये तो मतलब राज्य ने डिवाइड कर दिया कि हाँ भाई आप जो नई जनरेशन है वो बेहतर हो आनुवांशिक रूप से, उसके लिए एक नियंत्रित प्रजनन होना चाहिए। दूसरा, जो गार्जियन क्लास है वो निजी संपत्ति बिल्कुल नहीं रखेगा। तो ये कितना अव्यवहारिक माना जाता है। निजी संपत्ति और परिवार दो ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य को के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे उसको मोटिवेशन देने के लिए, चाहे कार्य करने के लिए, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है प्लेटो के इस तरीके की जो अवधारणा है साम्यवाद की, क्योंकि लोगों के पास चॉइसेस ही नहीं बची। तो दूसरा इसी से रिलेटेड है, स्पेशली ये आलोचना है जो स्त्रियों का जो पत्नियों का या परिवार का साम्यवाद है उसको लेकर कि स्त्रियों का वस्तुनिष्ठीकरण हुआ है, मतलब सिर्फ प्रजनन के साधन के रूप में देखा जा रहा है, उनकी अपनी स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं है। ओके, राज्य डिसाइड करेगा कि किसके साथ प्रजनन करना है, और जो नई जनरेशन है वो आनुवांशिक रूप से अच्छे हों, इसके लिए एक इस व्यवस्था के साथ ही आपको चलना है। ओके, तो जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, उसका हनन होता है। सामाजिक व्यवस्था का विघटन, जो पारिवारिक इकाइयां हैं वो कमज़ोर होती हैं, इस तरीके से सामाजिक बंधन और जो सामुदायिक भावना है उसको नुकसान पहुंचती है, यहाँ पर क्रिटिक्स कहते हैं। और अरस्तु ने इस चीज़ को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा है कि एक पिता के हजारों बेटे होंगे और एक बेटे के हजारों पिता। तो यहाँ पर जो बात थी ना कि आइडेंटिटी छुपाई जाएगी माता पिता और बच्चों के बीच में, जो मैंने वहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया था, तो यहाँ पर अरस्तु ने भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है कि अगर पत्नियों का साम्यवाद है तो ये अगर अव्यवस्था नहीं लाएगा चलो तो, लेकिन फिर भी समाज में अस्त व्यस्तता को उत्पन्न करेगा, क्योंकि एक महिला सभी संरक्षकों की पत्नी होगी और एक ही पुरुष सभी महिलाओं का पति होगा। और इस तरीके से कैसे मतलब डिसाइड होगा समाज में, किस तरीके से सामाजिक विघटन होगा, समाज में अव्यवस्था फैलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो साझे बच्चे हैं, जैसे क्या है कि माता और पिता और बच्चों के बीच में आइडेंटिटी छुपाई जाएगी और जो बच्चे हैं इनकी देखभाल कौन करेगा, राज्य करेगा। तो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं साझे हो गए ना,
ओके तो कि देखभाल पर भी पूरा ध्यान नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि प्रत्येक का बालक किसी का भी नहीं होगा, मतलब किसे पता कि कौन किसका है। सभी को लगेगा अच्छा ये मेरा है, ये मेरा है, किसी को नहीं ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था होगी, इससे समाज में अव्यवस्था आएगी। दूसरा, प्लेटो का साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो बहुत ही आदर्शवादी है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं। ये अयथार्थवादी है, अनरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है समाज में इस तरीके की व्यवस्था को लागू कर पाना। तो जीवन की जो वास्तविकताएं हैं उनसे बहुत दूर है और इस प्रकार से इसे लागू नहीं किया जा सकता है, आलोचक कहते हैं। एंड एक और आलोचना है कि इसमें संदेह है कि अगर हमने परिवारों का साम्यवाद कर दिया, निजी संपत्ति का साम्यवाद कर दिया, इसके बावजूद भी जो संरक्षक वर्ग है, जो गार्जियन क्लास है, वो एक तरीके से उनमें क्या है, एकता आएगी या राज्य के हित को तब भी वो ऊपर रखेंगे। भाई चलो अच्छा, परिवार को बाहर कर दिया, निजी संपत्ति को बाहर कर दिया, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि हम करप्शन को 100% रोक पाएंगे, नेपोटिज्म को 100% रोक पाएंगे। चलो परिवार नहीं है, बट कुछ लोगों के बीच में, कुछ परिवारों के बीच में हो सकता है जो ये नेपोटिज्म एग्जिस्ट करे। हमने परिवार ख़त्म कर दिया, बट लोग तो हैं ना, लोगों के बीच में तो वो सामुदायिक भावना हो सकती है, उनके बीच में बॉन्डिंग और इमोशन हो सकता है ना। तो वो एक दूसरे के लिए हो सकता है करना, अपने नेबर के लिए, जो पड़ोसी है उसके लिए नेपोटिज्म करने लग जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने परिवारों का साम्यवाद कर दिया और निजी संपत्ति का साम्यवाद कर दिया तो यहाँ पर करप्शन को हम ख़त्म कर देंगे, राज्य हित सबसे ऊपर हो जाएंगे और समाज में एकता आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी मतलब 100% गारंटी नहीं कहा जा सकता। ओके, तो ये भी आलोचना होती है। अगर हम निष्कर्ष निकालें, हमने प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा को समझी और आलोचकों की जो यहाँ पे आलोचनाएं हैं उसको भी हमने समझा। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें, कंक्लूज़न निकालें, तो जो साम्यवादी योजना है प्लेटो की, ये न्याय की प्राप्ति के लिए इम्पॉर्टेंट लगी थी प्लेटो को लगा कि एक आदर्श राज्य की स्थापना को संभव बनाने के लिए और साथ ही साथ इस आदर्श राज्य में न्याय को अगर प्राप्त करना है, न्याय को संभव बनाना है, तो ये साम्यवादी व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपने समझ लिया, क्योंकि जो परिवार है, निजी संपत्ति है, ये स्वार्थ, संघर्ष, दुर्गुणों और पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, इन सबको लाता है और इनसे निस्वार्थ सेवा करानी है अगर हमें शासक वर्ग से या जो गार्जियन क्लास है उससे, तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। हालांकि व्यवहारिकता और नैतिकता को लेकर कई सारी आलोचनाएं होती हैं और ये आज भी इस पर बहस होती है। प्लेटो के सामाजिक न्याय, समानता और लैंगिक भूमिकाओं पर आज भी इस पर बहस होती है। ओके, तो इस तरीके से आप इसे निष्कर्ष, इसका कंक्लूज़न लिख सकते हैं। तो ये था प्लेटो का साम्यवाद जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और साथ ही साथ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या नोट्स मिल गए होंगे यहाँ पर, जिससे कि आप अपने आंसर राइटिंग कर सकें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आंसर राइटिंग लिखें उसमें इस तरीके के स्कॉलर्स की जो डेफिनीशंस हैं उनको ज़रूर इंक्लूड किया करें अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ के लिए जोर देती हूँ कि ये इस तरीके के जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं उनको ज़रूर अपने आंसर्स पे इंक्लूड करें। बाकी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जैसे कि UGC नेट एग्ज़ामिनेशन या एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, उसमें भी ये स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं कि इस तरीके के स्टेटमेंट किसने दिए। ओके, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आज का ये डिस्कशन जो प्लेटो का साम्यवाद है वो आपको कैसा लगा और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर देना। आपकी बैक से क्या है ना, मुझे मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ मुझे इम्पॉर्टेंट एक तरीके से इंडिकेशन मिलता है कि कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और बेटर कैसे बनाया जा सकता है इनको। तो मैं बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ आपके कमेंट्स को। एंड यस, वंस अगेन मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा गाइज़, टू सपोर्ट मी, एंड प्लीज़ लाइक कर देना। एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।